नमस्कार। संधान में आप सबका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम उपस्थित हुए हैं कथाकार रामदरस मिश्र को लेकर। मैं डॉक्टर वैष्णव एमएन कॉलेज विश्वनगर और मेरे साथ में डॉक्टर नरसिदास वनकर आर्ट्स कॉलेज खेरालू से हैं। समकालीन हिंदी कथाकारों की जब बात होती है और उसमें भी जब हम आंचलिकता की बात करते हैं तो रामदरस मिश्र का नाम लेना ही पड़ता है। रामदरस मिश्र प्रख्यात कवि है, कथाकार है और निबंध एवं आत्मकथा के क्षेत्र में उनकी विशेष रुचि रही है। जहाँ तक उनके विषयों का इतना क्षेत्र लंबा चौड़ा है, अपने अनुभव से जो यथार्थ भोगा है उसी के संदर्भ में उनके कथा साहित्य पर आज विमर्श होगा। प्रारंभ में डॉक्टर नरसिदास से अनुरोध करता हूँ कि वे रामदरस के व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय देंगे। डॉक्टर नरसिदास वनकर। रामदरस मिश्र का जन्म 1924 15 अगस्त श्रावण पूर्णिमा गोरखपुर के पास 20 मील दूरी पर डुगरी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामचंद्र मिश्र और माता का नाम चंद्रावती था। उन्होंने बचपन जो बिताया वह दो नदियों के बीच का गांव जो डुमरी है, राप्ती और घोरा नामक नदी के बीच का कछार उनका वतन रहा है। जब से रामदरस मिश्र ने पढ़ने की कोशिश की, उन्होंने खुद ने लिखा है कि अपने पारिवारिक आर्थिक परिस्थिति इतनी नहीं थी ताकि वे पूरे दिल लगाकर पढ़ सके। पिता इतने धुमक्कड़ थे, उनके बारे में वो पूरा ध्यान नहीं रखते थे। 3 भाइयों थे, राम अवध मिश्र, रामनवल मिश्र और रामदरस मिश्र। उनकी एक बहन थी जिसका नाम कमला था। उन्होंने ठुमरी को छोड़कर आगे पढ़ने के लिए प्रयत्न किया। बरहज के पास स्कूल में पढ़ने गए। वहाँ पर उन गोष्ठियाँ होती थी। एक दिन बनारस से एक वक्ता आए हुए थे और वक्ता ने जब भाषण दिया तो उसके बाद कुछ कवियों ने कविताएं पेश की थी। रामदरस मिश्र का मन गांव के साथ जुड़ा हुआ है, ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है, प्रकृति के साथ जुड़ा है। रामदरस मिश्र दरअसल में कवि हैं, लेकिन वे सफल हुए हैं कथाकार के रूप में। भाषण के बाद उन्होंने भी एक कविता पेश की जो जमाना था। जमाना स्वातंत्र संग्राम का था, राष्ट्रीय एकता से भरी हुई कविता थी। तो तभी से रामदरस मिश्र को कवि के नाम से पुकारने लगे। बाद में उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में पढ़ाई की। उनको गौरव है कि मैं विश्व हिंदू बनारस में का छात्र रहा हूँ। 17 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। 7 साल के बाद पत्नी का निधन हो गया। दोबारा शादी हुई जिसका धर्मपत्नी का नाम रहा सरस्वती। वह उलझन में रहे थे। माता पिता का अवसान हो गया तो उन्होंने अपने बड़े भाई की मदद से पढ़ाई आगे बढ़ाई। वे चाहते थे, उनका मकसद था प्रोफेसर बनना या संपादक बनना। वे
पढ़ते रहे, नौकरी की तलाश में रहे। आखिर वे बड़ौदा आए। उन्होंने प्रारंभिक नौकरी बड़ौदा में की। बाद में अहमदाबाद आए। अहमदाबाद से नवसारी गार्डा कॉलेज में गए। नवसारी से वापस आए अहमदाबाद में, और अहमदाबाद को छोड़कर वे दिल्ली कॉलेज के पद पर नियुक्त हुए। उन दिनों में उमाशंकर जोशी ज्ञानपीठ अवार्ड विजेता गुजरात विश्वविद्यालय के कुलपति थे। उनकी विदाई का जो कार्यक्रम रखा गया था, तो उमाशंकर जी ने कहा था कि मिश्र जी, आप सही स्थान पर जा रहे हैं। आपको जाने का हमें दुख है, लेकिन हमें खुशी है कि आप वहाँ पर जाकर आपके अनुभवों के माध्यम से सृजनात्मक साहित्य की निर्माण करेंगे। उनका जीवन, पारिवारिक जीवन, उनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। वे जब तक पद पर रहे, जवाहरलाल विश्वविद्यालय में पद पर रहते हुए प्रोफेसर की पदोन्नति हुई। बाद में वे सेवानिवृत्त हुए। वे गुजरात को अपना दूसरा घर मानते हैं। जब से वे गुजरात में रहे, करीब 8 साल तक रहे, तो उनका मानना था कि ये मेरा दूसरा घर है। कुछ खट्टा मीठा अनुभव भी गुजरात से हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा अनुभव मीठा हुआ है। वे बताते हैं कि 8 सालों में मैंने अपने शिष्यों के माध्यम से, अपने मित्रों के माध्यम से, व्यवसायियों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से मैंने काफ़ी कुछ पाया है। रामदरस मिश्र जन्मतः मूलतः कवि हैं। वे नाखुश हैं उन घटनाओं के बारे में जब स्वतंत्रता संग्राम चला था। लोगों की आकांक्षा थी कि गांव समृद्ध हो गए, लेकिन आज गांव टूटते जा रहे हैं। और उन्होंने उपन्यास लिखा, जल टूटता हुआ। अपने गांव का वर्णन जल टूटता हुआ में उन्होंने बताया है। उनके कथा साहित्य में नारी मुक्ति की बात है, दलित मुक्ति की बात है, मानवीय मूल्यों की बात है। जल टूटता हुआ का जो पात्र है, वह पात्र जगपतिया, जो दलित विमर्श का कार्य बताया है। रामदरस मिश्र जी सिर्फ कवि ही नहीं, पहले कवि रहे, बाद में वे कथाकार रहे। उन्होंने जो भी साहित्य का निर्माण किया है, कविता, गीत, गज़ल, निबंध, उपन्यास, कहानी, आत्मवृत्तांत, यात्राएं, संस्मरण, शोध, उनको कई सम्मान भी मिले हैं। वे पिछले दिनों में गुजरात में आए थे। गत सप्ताह में मेरी उनसे भेंट हुई थी, वार्तालाप हुआ था, मुझे हस्ताक्षर भी दिए। वे बता रहे थे कि मुझे गुजरात आना बार बार अच्छा लगता है, पसंद होता है, क्योंकि गुजरात के लोगों ने मुझे जो प्रेम दिया है वह भारत के अन्य राज्यों में नहीं मिला। उन्होंने अपनी कलम चलाने की कोशिश की। वे प्रकृति के कवि हैं। मार्क्सवाद का उन पर असर जरूर है। छायावाद के कवि के रूप में भी उनकी कविताएं छपी हैं, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने जो कथाकार के रूप में, कहानियों के रूप में, उपन्यासों के रूप में जो लेखनी चलाई, कलम चलाई, तो भारत का अगर सही साहित्यिक दर्शन करना है तो हमें रामदरस मिश्र जी के साहित्य को देखना पड़ेगा। क्योंकि रामदरस मिश्र चाहे महानगर में बसे हों, लेकिन उसका जी जान गांव के, देहातों के, प्रकृति के, नदी, सौंदर्य के साथ जुड़ा हुआ है। रामदरस मिश्र का जीवन वे अपने संस्मरण में लिखते हैं कि जब मैं बार बार गुजरात आता हूँ, अहमदाबाद आता हूँ, तो
तभी मुझे ये दूसरा घर यानी कि डूमरी जैसा ही लगता है। जो प्रेम वतन ने दिया है वैसा ही प्रेम गुजरात ने भी दिया है। गुजरात इस बात के लिए गौरवान्वित है। अब मैं विनती करूंगा एमएन कॉलेज के वरिष्ठ अध्यापक डॉक्टर के वैष्णव जी को कि वे कथा सागर में हमें आगे ले चलेंगे। डॉक्टर के वैष्णव जी। रामदरस मिश्र जी का व्यक्तित्व एवं परिचय हमने सुना। अब उनके कथा साहित्य पर बात करते हैं। रामदरस मिश्र जी साहित्य के अथक यात्री के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। उनके कथा साहित्य की जो प्रेरणा भूमि है वो अपना अनुभव है। उनका अनुभव गांव से है। आज हम महानगरीय जीवन की बात कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन एक सर्जक के मन में जो मिट्टी की सुवास है, चाहे शिक्षा के लिए या अध्यापक की नौकरी के लिए वो 8 साल गुजरात में रहे, वो जहाँ जहाँ भी अध्यापक के रूप में रहे हैं, उस जीवन के अनुभव का जो निचोड़ है वही रामदरस मिश्र जी का कथा साहित्य है। 50 से अधिक कृतियाँ हिंदी साहित्य को वो दे चुके हैं। मिश्र जी के बारे में एक बात स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि मिश्र जी किसी भी वाद के झंडे के नीचे नहीं आए, क्योंकि हिंदी साहित्य में वादों की एक परंपरा रही है और कोई भी सर्जक उन वादों से अपने आप को बचा नहीं पाता। लेकिन कहा जाता है कि जिसकी सशक्त विचारधारा है, जिनके व्यापक धरातल के अनुभव है और पूरी संवेदना का सागर जिसमें उमड़ता हो, उसको भला कोई वाद कैसे मर्यादित कर सकते हैं। और यही परंपरा रही। वे शुरुआत तो कविता से करते हैं, लेकिन 1961 में जब पहला उपन्यास उनका आया, पानी के प्राचीर, जो भारत का एक सपना देखा था और वो सपना कैसे टूटता हुआ नजर आया, उसकी बात हम उनके उपन्यासों में देख सकते हैं। ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, सामाजिक ढांचा और मानवीय पक्षधरता का सवाल उठाने के पहले मैं एक ऐसे उपन्यास की बात करने जा रहा हूँ, वो है बीच का समय। बीच का समय में जो कथानायक है वो किसी स्थानीय कॉलेज में अंग्रेजी का अध्यापक है। गांव से शहर में आया हुआ है और उम्र के हिसाब से वो स्वप्निल सपने देखने के आदी हो जाता है। वैभव और विलास में डूबने की ख्वाहिश होती है और उसी वक्त उनके जीवन में रीता का प्रवेश होता है। उनको लगता है चलो ये उजड़े हुए जीवन की रिक्तता को हम भर दें, और इसमें कोई बुरा भी लोग नहीं मानते थे। लेकिन रामदरस मिश्र जो ठहरे, उनके मन में गांव बसा हुआ है। वो किसी भी स्थिति में अपना नैतिक पतन होने नहीं देना चाहते। वो कहते हैं चाहे रीता हो, सीता हो या गीता हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हम वापस गांव चलते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, परिवार को यहाँ ले आते हैं। वो जैसा भी है अपना परिवार है। और ऐसा सोचकर ये जो बीच के समय की रिक्तता पुण्य की क्षण भर की जो आवेश की बात थी, उसको संभाल लेते हैं, गांव चले जाते हैं। लेकिन गांव में क्या,
एक तो गांव की जो रूढ़ियां हैं, वहाँ की जो संकीर्णताएं है, और उसमें भी पत्नी की फुहड़ता उसे और परेशान करती है। तो 2 दिन के बाद वापस लौट आते हैं। लेकिन वापस लौटते समय उन्होंने जो पत्नी की आंखों में एक आर्द्रता देखी थी, उन्हें बार बार ये सोचने पर मजबूर करती थी कि चाहे आप शहर चले गए हो, आप अंग्रेजी के अध्यापक हो गए हो, जवान लड़कियों के बीच में आप काम करते हो, लेकिन इन सब से परे है वो मानवीयता। रिश्तों को सदैव बनाए रखना और परिवार को न टूटने की जो बात है, वो बीच के समय में आती है। और इसलिए हम कहते हैं कि समय समय बलवान है, नहीं पुरुष बलवान। जो समय के क्षण को समझ लेता है, उनकी कलम में वह ताकत आती है जो लंबे अरसे तक कथा साहित्य में एक माइलस्टोन बनकर रह जाती है। तो ऐसे ही एक बीच के समय वाली बात न केवल सर्जक पर, न केवल कथानायक पर, लेकिन समष्टिगत मानव के साथ ये होनी अनहोनी हो सकती है। और उससे बचने की एक सबसे बड़ी बात इस उपन्यास का केंद्र बिंदु है, जो आज भी प्रासंगिक है। यह उपन्यास उन लोगों के लिए संदेश देता है, उनके लिए एक मशाल है कि जो आज के आधुनिक परिवेश में अपने व्यवसाय के गुणधर्म को छोड़कर अपनी स्व